दोस्तों, अगर आप भी बुक पढ़ने का शौक रखते हैं पर किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं अपने वीडियोस में बुक की चैप्टर वाइज समरीज आपके लिए लाने का प्रयास करती रहूंगी। इसमें अगर कोई भी कमी रह जाती है तो इसमें सुधार के लिए आप मेरी मदद ज़रूर करें। तो चलिए एक और बेहद खास बुक पढ़ने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में जाति प्रथा कैसे आई और कैसे अभी तक इतनी फलती फूलती रही है। इस टॉपिक का रेफरेंस मैंने बाबा साहब की फेमस बुक भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन से लिया है। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है तब तक हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह और बाहरी लोगों से शायद ही समागम हो सके, और यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जात पात की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी। आगे वे बताते हैं कि प्रसिद्ध निर्जातीय वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। ये जातियां विभिन्न देशों से आई हैं और अपने साथ अपनी अपनी संस्कृति विरासत में लेकर आई हैं। तब इनकी स्थिति कबीलियत यानी कबीलों के रूप में रहने वाले लोगों की थी। पूरे भारत के भ्रमण करने के बाद ये साक्ष मिलते हैं कि देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग रूप से भी अंतर पाया जाता है। इसलिए विभिन्न जातियों के संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस देश को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ सांस्कृतिक रूप से एक ही जैसे गुण विद्यमान हो जो इसे अटूट बनाते हों। ये पूरे देश में चारों दिशाओं में एक जैसी संस्कृति होने के कारण है। जाति प्रथा एक विकराल समस्या बन गई है। अगर हमारा समाज सम्मिश्रित यानी विभिन्न प्रकार की ह्यूमन रेसेस का अलग अलग होना भी ठीक है, लेकिन यहाँ परेशानी है सजातीय समाज यानी एक ही समाज के लोगों में जाति प्रथा का प्रवेश होना। अब इसकी उत्पत्ति के साथ साथ हमें इसके संक्रमण को भी जानना होगा। इस पुस्तक में बाबा साहब ने 4 विद्वानों का रेफरेंस दिया है। उनमें फ्रांसीसी विद्वान श्री सेनार, नेस्फील्ड, सर एच रिजले और डॉक्टर केतकर हैं। यहाँ मैं डॉक्टर केतकर की परिभाषा बताती हूँ। 2 लक्षणों वाले एक सामाजिक समूह, एक उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है जो जन्म से सदस्य होते हैं और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले लोग शामिल होते हैं। बी, कठोर सामाजिक कानूनों द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं। डॉक्टर केतकर रोटी बेटी के व्यवहार में भेदभाव की बात करते हैं। यहाँ रोटी से भी परहेज है और बेटी से भी, या कहें कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आप बेटी का व्यवहार पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपना दायरा भी छोटा कर लेते हैं। ऐसे समाज जो सजातीय विवाह यानी अपनी जाति में ही विवाह करने का समर्थन करती है, वे सांस्कृतिक रूप से भिन्न रहकर अलग बस्ती में बस सकते हैं। यानी ऐसी जातियां जो सांस्कृतिक रूप से, यहाँ सांस्कृतिक का अर्थ हमारे द्वारा सीखा गया ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, जैसे ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, प्रथा, अन्य आदतें और क्षमताओं का समावेश होता है, वे ही सजातीय समाज बनाती हैं। यानी जो सांस्कृतिक रूप से एक जैसी हों जातियां, वे सजातीय समाज बनाती हैं, क्योंकि इसे मापने का एक ही पैमाना है, सांस्कृतिक रूप से एकता। इससे एक नई समस्या जन्म लेती है, वो है सामाजिक विवाह संपर्क समस्या। भारत में जाति प्रथा का अर्थ समाज को कृत्रिम हिस्सों में विभाजित करना, जो कि रीति रिवाजों और शादी व्यवहारों
की भिन्नताओं से बंधे हों। अगर हम पता लगा लेते हैं कि सजातीय विवाह ही क्यों होते हैं, तो हम यह भी पता लगा लेंगे कि जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ ये भी समझना होगा कि भारत में बहिर्गोत्र का विधान है, यानी एक ही गोत्र में शादियां वर्जित हैं। इसके लिए कठोर दंड विधान है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाति प्रथा का तो आधार ही मिट जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ परस्पर संविलियन है, पर ऐसा होता नहीं है। यानी बहिर्गोत्र विवाह पर जकड़ी हुई है जाति प्रथा। जिन वर्गों के बीच में विवाह संबंध नहीं होते या विवाह संबंधों पर प्रतिबंध है, वे वर्ग प्रतिबंधित वर्ग में शामिल कर दिए जाते हैं। अगर बाहरी समुदाय से शादी व्यवहार को रोक दिया जाए तो इससे आंतरिक समस्या उत्पन्न होती है। अब वो क्या है? आमतौर पर सभी वर्गों में स्त्री पुरुष की संख्या लगभग बराबर होती है और इसे बराबर बनाए रखने की कोशिश करनी होती है। अगर दोनों की संख्या के बीच भारी अंतर पाया जाए तो सजातीय विवाह प्रथा चरमरा जाएगी। अब ऐसा न हो, इसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं? इसे बराबर बनाए रखने की कोशिश करनी होती है। अब ऐसा न हो, इसके लिए उपाय क्या किए गए हैं जरा जानते हैं। यहाँ मेन उद्देश्य महिला पुरुषों की संख्या को बराबर रखना है, पर प्रकृति इसमें तभी सहयोग देगी जब पति और पत्नी की मृत्यु एक साथ हो जाए। पर ऐसा होता तो नहीं है। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। या तो पति पहले मर जाएगा और पत्नी बच जाएगी, या पत्नी मर जाएगी, पति बच जाएगा। जाति के बाहर इनकी शादी करेंगे नहीं। अगर ऐसा हुआ तो जाति व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो उपाय क्या है? तो पहले हम विधवा स्त्री को लेते हैं और इसके लिए 2 उपाय किए जा सकते हैं जिससे सजातीय विवाह प्रथा बनी रहे। पहला, मृत पति के साथ पत्नी को जला दिया जाए और मुक्ति पा ली जाए। ये स्त्री और पुरुष के अंतर को कम कर सकने वाला अव्यावहारिक तरीका है। कुछ मामलों में ये लागू किया जा सकता है और कुछ में नहीं। मतलब सभी औरतों को इस तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। तो अगर वे जाति में बनी रह गईं, तो 2 और खतरे पैदा हो जाते हैं। पहला तो ये कि वे जाति से बाहर शादी कर सकती हैं या जाति में रहकर उन स्त्रियों का हक मार लेंगी जो अब शादी योग्य हो चुकी हैं। यानी अगर उन्हें पति के साथ न जलाया जाए तो कुछ इंतजाम तो करना होगा। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है उन्हें हमेशा के लिए विधवा ही रहने दिया जाए। लेकिन जला देना सदा विधवा रहने से बढ़िया है, क्योंकि इससे तीनों आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से विधवा रहने देना बेहतर उपाय है, लेकिन इससे उसका पूरा जीवन पत्नी अधिकार से वंचित रहकर जीवन व्यतीत करना होगा, जिससे अनैतिकता के रास्ते खुल जाएंगे। तो इसका उपाय बड़ा मुश्किल नहीं है। बस इतना ही करना होगा कि उसे ऐसी स्थिति में ला दिया जाए जिससे उसमें आकर्षण थोड़ा भी ना रह जाए। अब हम विदुर पुरुष के बारे में बात करते हैं। इनकी समस्या विधवाओं की समस्या से अधिक विकराल है, क्योंकि इतिहास के आरंभ में पुरुषों का महत्व महिलाओं से अधिक रहा है। पुरुषों की परंपरागत श्रेष्ठता के कारण उनकी इच्छाओं का सदा सम्मान किया जाता रहा है। दूसरी ओर नारी सदा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता का शिकार होती रही है। इस हालात में विधवाओं के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया गया है जैसा बचे हुए पुरुषों यानी विदुर के साथ किया गया है। उसे उनकी मृत पत्नी के साथ जला देने से 2 खतरे उत्पन्न होते हैं। पहला, ये किया नहीं जा सकता क्योंकि वह पुरुष है। दूसरा, अगर ऐसा कर भी देते हैं तो एक तगड़ा व्यक्ति जाति की खातिर लुप्त हो जाएगा। इससे निपटने के 2 विकल्प रह जाते हैं।
ये समाज के लिए कितने भी उपयोगी क्यों ना हो, सजातीय विवाह इससे भी महत्वपूर्ण है। तो समाधान ऐसा होना चाहिए जो कि इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करता हो। पहला, विधवा की तरह आजीवन विधुर रहने के लिए बाध्य किया जाए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को कहा जाए। लेकिन मानव की प्रवृत्ति देखते हुए ये पता चलता है कि यह एक आसान कार्य नहीं है। विधुरों पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से विफल रहा है। दूसरा, जातियों में महिला पुरुष का रेशियो बराबर है तो विदुर के पुनर्विवाह की बात भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जाति से बाहर भी तो नहीं जाना है, तो क्या किया जा सकता है? उनकी शादी ऐसी बालिकाओं से करा दी जाए जो अभी शादी योग्य नहीं हुई हैं। इस प्रकार वे जाति में बने रहेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 तरीके सामने देखने को मिलते हैं जिससे कि मेल फीमेल की संख्या का अनुपात बनाया रखा जा सकता है। पहला, स्त्री को पति के साथ ही सती कर दिया जाए। दूसरा, उसे आजीवन विधवा रहने दिया जाए, जो कि जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है। तीसरा, विधुरों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। चौथा, विधुरों का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जो अभी विवाह योग्य नहीं है। यहाँ पर हम पाते हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियाँ प्रस्तुत होती हैं। पहला, सती प्रथा। दूसरा, आजीवन विधवा बने रहना। और तीसरा, बालिका विवाह। बाबा साहब कहते हैं कि शायद जाति संरचना के लिए इनकी आवश्यकता थी और इन्हें पॉपुलर करने के लिए सिद्धांतों की बैसाखी पकड़ा दी गई। यहाँ से पता चलता है कि ये रिवाज कितने क्रूर, कष्टदायी और घातक हैं। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सजाती विवाह प्रथा को अगर हटा दिया जाए, जाति प्रथा का अस्तित्व में रह पाना मुश्किल हो सकता है। मतलब जात पात का एकमात्र कारण सजाती विवाह ही है। अब दूसरी बात, यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति यानी ब्राह्मणों में ही प्रचलित है, जो हिंदू समाज के संचालन में सर्वोच्च स्थान पर है, और गैर ब्राह्मण जातियों में इसका केवल अनुसरण किया लेकिन कड़ाई से इसे लागू नहीं कर पाए। तो इससे यह पता चलता है कि इन प्रथाओं का जन्मदाता कौन है। तीसरा भाग, जिसका संबंध पूरे भारत में जात पात उद्भव और विकास से है। हर देश में उसके विधि निर्माता होते हैं जो अवतार कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। भारत में विधि निर्माता के रूप में शायद मनु का कोई अस्तित्व रहा है। इस पर बाबा साहब बताते हैं कि जाति प्रथा मनु से पूर्व ही विद्यमान थी, वह तो उसका पोषक था। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया, जिसमें एक वर्ण को इतना नीचे गिरा दिया कि पशु के समान प्रताड़ित किया और एक वर्ग को शिखर पर पहुंचा दिया। ब्राह्मणों ने जाति की संरचना तो की। ब्राह्मण कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं, लेकिन गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदायों पर जाति प्रथा थोपना उनके बूते के बाहर की बात है। पुरातन पंथी हिंदुओं के मन में ये दृढ़ धारणा है कि हिंदू समाज किसी तरह जाति प्रथा की प्रणाली में ढल गया और यह संस्था शास्त्रों ने बनाई है। यह विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं, बल्कि इसे इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया जाता है। यह स्थिति सुगत हो सकती है क्योंकि यह शास्त्रों से जन्मी है और शास्त्र तो गलत हो ही नहीं सकते। इन प्रथाओं में बहुत सी विसंगतियां हैं, लेकिन उन्हें वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक समानताएं बताते हुए थोप दिया गया है। ये प्रथाएं इतनी बड़ी हैं कि उपदेशों से इन्हें
उखाड़ फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बनाए गए धार्मिक प्रतिबंधों को वैज्ञानिक कहकर ढक दिया गया है। भारतीय समाज भी 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण यानी पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय यानी सैनिक वर्ग, वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग तथा शूद्र या शिल्पकार या फिर श्रमिक वर्ग। शुरुआत में ये लोग अपनी दक्षताओं के हिसाब से अपने वर्ण बदल सकते थे, लेकिन हिंदू इतिहास में किसी समय पुरोहितों ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया और इस तरह जातियों का जन्म होना शुरू हो गया। बाकी वर्ण भी धीरे धीरे बंटना शुरू हो गए, जिसमें कुछ में संख्या बल अधिक था तो कुछ में ना के बराबर था। वैश्य और शूद्र वर्ण मौलिक रूप से ऐसे तत्व थे जिनसे भविष्य में अनगिनत शाखाएं और उपशाखाएं निकली, क्योंकि सैनिक वर्ग के लोग असंख्य समुदायों में सरलता से नहीं विभाजित हो सकते, इसलिए यह वर्ग सैनिक और शासकों के लिए सुरक्षित हो गया। इससे बदलाव की संभावनाएं ही खत्म हो गईं और सभी वर्ग या जातियां संकुचित होती चली गईं। कुछ ने अपने द्वार बंद कर लिए और कुछ ने दूसरों के द्वार अपने लिए बंद पाए। यहाँ 2 पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक और दूसरा चालाकी भरा। तो पहले हम लोग मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझते हैं। प्रश्न ये है कि लोगों ने औद्योगिक, धार्मिक या अन्य कारणों से वर्ग अथवा जातियों ने अपने आप को आत्म केंद्रित या सजातीय विवाह की प्रथा में क्यों बांध लिया। सजातीय विवाह और आत्म केंद्रित रहना ही हिंदू समाज का चलन था, और क्योंकि यह ब्राह्मणों ने शुरू किया था तो गैर ब्राह्मण जातियों ने भी इसे बढ़ चढ़कर नकल किया और वे भी सजातीय विवाह को अपनाने लगे। वैसे ही जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और मनुष्यों में नकल करने की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। गैब्रिट टार्डे काफी अध्ययन के बाद बताते हैं कि अवसर मिलने पर दरबारी सदा अपने आप को नायकों, अपने राजा या अधिपति की नकल करता है और आम जनता भी उसी प्रकार अपने सामंतों की नकल करती है। जिस व्यक्ति की नकल की जाती है वो हमारे बीच सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति या समाज होता है। जाति प्रथा की संरचना में दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति की कितनी भूमिका है, यह बताने के लिए गैर ब्राह्मण वर्गों की प्रवृत्ति को समझना होगा। हिंदू समाज में सती प्रथा, बालिका विवाह और विधवा यथास्थिति जातियों की हैसियत के हिसाब से विद्यमान है, लेकिन इसका चलन हर जाति में अलग अलग है। जो जातियां ब्राह्मणों के निकट थीं, वे इनमें से 3 प्रथाओं की नकल कर कड़ाई से पालन करती थीं। कुछ जो थोड़ा दूर थीं, उनमें वैधत्व और बालिका विवाह ही प्रचलित है। जो सबसे दूर थीं, वहाँ बालिका विवाह ही प्रचलित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में जाति प्रथा निम्न वर्गों द्वारा उच्च वर्गों की नकल का प्रतिफल है। जो निर्बल थे, उनके लिए दूसरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और यहीं से जातिवाद का निर्माण प्रारंभ हुआ। जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और अगर किसी सदस्य के उद्दंड होने की आशंका हो तो उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके उल्लंघन की माप का कोई पैमाना नहीं है। इस तरह नई विचारधारा का जन्म होता है और नई विचारधारा ही नई जाति को भी जन्म देती है, क्योंकि पुरानी जातियां नवीनता को सहन नहीं कर पाती। अपनी संहिता का उल्लंघन करने वाले को दंड देने में कोई सहानुभूति नहीं अपनाई जाती और हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। इसका परिणाम एक अलग जाति का जन्म होता है
लेकिन हिंदू मानसिकता में ये कमियां नहीं पाई जाती। इसके विपरीत वे नतमस्तक होकर उसी जाति में बने रहने की कोशिश करते हैं, बशर्ते इसके लिए उन्हें इजाज़त दी जाए। यहाँ डॉक्टर केतकर कहते हैं कि सभी राजा, चाहे वो द्रविड़ हो या आर्य, उस समय आर्य ही कहलाए। चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मापदंड नहीं रहा है। जाति प्रथा में काफ़ी जटिलताएं थीं और ये काफ़ी जटिल हो चुकी थीं। बाबा साहब ने इसके 4 पक्ष बताए हैं। हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों के सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है। दूसरा, जातियां इस विराट सांस्कृतिक की इकाई अंग है। तीसरा, शुरू में केवल एक जाति थी। और चौथा, इन्हीं वर्गों में देखा देखी व बहिष्कार से विभिन्न जातियां बनाई गईं।